नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। यूट्यूब का चैनल मेरे लोग देखते हैं क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। कुछ हिस्सा उनका समझ आता है, तो जिसके बेस पे वो अपनी नई नई धारणाएं बना लेते हैं कि मैं कुछ गलत बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जो कुछ मैं यहाँ कह रहा हूँ उसका एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह वगैरह सब कुछ पूरी तरह से सटीक है, सिद्ध किया हुआ है। सटीक का मतलब कि उसको क्लिनिक में, प्रैक्टिस में अप्लाई करके देखा गया है, बिल्कुल सटीक है। तो जरूरत इस चीज की होती है कि बजाय आप पुरानी धारणाओं पे चिपके रहें, जो कुछ नया प्रैक्टिस में अनुभव हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें लॉजिकली, और जो कुछ भी हमारे स्टालवार्ट्स ने कह दिया है उसको आंख बंद करके हम बिल्कुल ऐसे ना समझ लें कि वो पत्थर की लकीर है, कोई ब्रह्म वाक्य है, कोई परमात्मा के द्वारा कहा गया शब्द है जिसको बदला नहीं जा सकता। जितने भी स्टालवार्ट्स हैं सभी ह्यूमन बींग्स थे, हैनेमान से लेके आज तक मॉडर्न स्टालवार्ट्स तक। तो वो गलतियां कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो फिर हैनेमान साहब को ऑर्गेनॉन के एडिशन पे एडिशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जब फर्स्ट एडिशन निकाला तो उसके बाद उन्हें लगा कि इसमें ये कमियां रह गई है, ये इसको फिर उन्होंने सेकंड में मॉडिफाई किया, फिर थर्ड में मॉडिफाई किया, और अपने पूरे जीवन भर वो ये काम करते रहे। तो इसलिए ये कहना कि जो स्टालवार्ट्स ने कहा है केवल वही सही है, हमारी इस धारणा के कारण ही होम्योपैथी में बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आम होम्योपैथिक डॉक्टर एक आसानी से प्रैक्टिस कर नहीं पाता, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस में ढूंढता है जो हमारे स्टालवार्ट्स ने कही है, जबकि वो गलत होती है। उनसे बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, पर वो क्योंकि उनका नाम इतना बड़ा है इन स्टालवार्ट्स का कि कोई भी ये सोचने की हिम्मत तक नहीं करता कि जो उन्होंने कहा था वो भी गलत हो सकता है। तो उसी रेफरेंस में, इसी भावना के साथ, इसी धारणा के साथ, ये भी हमारे एक दर्शक हैं जो कमेंट कर रहे हैं, तो मैं इनके कमेंट को आपके साथ पढ़कर सुनाता हूं कि ये क्या कह रहे हैं, और साथ में कुछ बताऊंगा कि गलत क्यों कह रहे हैं। ये कहते हैं, यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग that homeopathic medicine will work with other pathy. Means you are saying reverse of Hahnemann or Dr. Kent. As per your Hering's law of cure has no meaning, suppression of disease has no meaning. I think proper follow-up of a case will make you understand what homeopathic stalwart has already observed. In my practice, I experience the above frequently. Your metaphorical rubric selection is very good, but selection of a remedy and its proper follow-up and the layer of suppression is also an important factor to cure a patient. इसमें ज़्यादातर बातें इन्होंने गलत कही हैं। अब मैं आपको हिंदी भी और साथ में अपनी कमेंट भी आपको करके दिखाता हूँ। ये कहते हैं, यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग दैट होम्योपैथिक मेडिसिन विल वर्क विद अदर पार्ट। मतलब कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ दूसरी मेडिसिन भी काम करती है, या उल्टा कहें कि होम्योपैथिक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ भी मरीज पे काम करेगी। बिल्कुल करेगी, क्योंकि जो आपके दिमाग में है कि मेडिसिन ये चीज होती है वो गलत है। पहले तो हमें सोचना चाहिए कि मेडिसिन होती क्या है। जो शरीर पे केमिकली कुछ भी काम करे वो मेडिसिन ही है, चाहे आपके मसाले हैं, चाय कॉफ़ी है, कोई कुछ भी है। अगर मान लो आप बहुत सारा नमक लेते हैं तो आप परेशान होते हैं, बहुत सारी चीनी लेते हैं तो भी परेशान होते हैं, बहुत सारी मिर्चें खा जाते हैं जब भी परेशान होते हैं।
इनको पूरी तरह से बंद कर देते हैं तब भी परेशान होते हैं। तो इनको तो हम फूड आइटम कहते हैं। पर ये फूड आइटम तो हैं, पर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बॉडी की क्रियाकलाप को बदलता है, उसको हमारे को हेल्दी बनाने में मदद करता है, वही मेडिसिन है। तो इसका मतलब है कि सारे मसाले भी मेडिसिन ही होते हैं जिनका हम नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, और इन्हीं के साथ ही हम होम्योपैथिक दवाई भी मरीज को देते हैं और ठीक करते हैं। तो अब दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो ये सभी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक आप मतलब जो एक वैद्य आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है क्या वही मेडिसिन होगी? तो ये भाषा को समझने की जरूरत है। तो इसीलिए कोई भी पैथी की मेडिसिन हो, उसके साथ आपका सिमिलिनम होगा तो 100% काम करेगा। तो ये धारणा कि अगर आप कॉफी पी ली तो आपकी मेडिसिन की एक्शन खत्म हो जाएगी, होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी नाजुक नहीं होती हैं। आपको कुछ भी खाना पीना जो लेना है वो लीजिए। लोग शराब पीते रहते हैं, जिंदगी भर ड्रग्स लेते रहते हैं, उनके साथ भी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। हालांकि शराब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटॉक्सिकेंट है कि जो आपकी चेतना तक को खत्म कर देता है, फिर भी काम करती है। तो ये कहना कि होम्योपैथी के साथ और दूसरी पैथी काम नहीं करेगी, बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत बात है। अभी एक शुगर का पेशेंट है, उसकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन उसको देते हो पर शुगर तो डाउन जाती नहीं, उसके शुगर लेवल बढ़ा रहता है, फिर आप कहते हो आपका पेशेंट तो मरता है। ऐसे हजारों केस हमारे सामने होते हैं जिनके साइड इफेक्ट बहुत भयानक भयानक होते हैं। होम्योपैथ उनकी दवाइयों को सडनली बंद करा देते हैं कि भाई हम होम्योपैथी ही करेंगे। ऐसे हजारों होम्योपैथ भी हैं जो इसी जिद पे अड़े रहते हैं कि हम तो होम्योपैथी ही लेंगे, और बाद में लाइलाज होके फिर हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। तो जिद नहीं करनी होती, चीजों को समझना होता है। तो अगर इस तरह से हम उनको साथ नहीं चलाएंगे, जैसे शुगर की मेडिसिन है, थायराइड की मेडिसिन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो किसी भी हालत में आप रोगी का भला नहीं कर सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है आपका। अगर हनुमान साहब आज होते तो ये सब शायद बदल देते। अब दूसरा इन्होंने लिखा है कि एज मीन्स यू आर सेइंग रिवर्स ऑफ हनुमान एंड डॉक्टर केंट। बिल्कुल रिवर्स नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, वो भी यही करते थे। उन्होंने कभी भी किसी भी पेशेंट के साथ उस दवाई को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कराया है। तो एज पर योर हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर हैज नो मीनिंग, मतलब आपके कहे अनुसार हैरिंग लॉ ऑफ क्योर का कोई मतलब नहीं है, सप्रेशन ऑफ डिजीज का भी कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। ये बिल्कुल मिस कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि लॉ का मतलब होता है कि जो 100 में से 100 बार अप्लाई करे इनवेरिएबली, पर हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कितनी बार ये मिलता है? हजारों केस में से एक दो केस में मिलता है। तो आप खुश हो जाते हो कि देखो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर लग गया। तो ये लॉ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये 100% मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन गलत होते थे, इसलिए ये आते हैं। यही सप्रेशन की बात है, यही होम्योपैथिक एग्रेवेशन की बात है। तो ये गलत प्रिस्क्रिप्शन का नतीजा होता है, क्योंकि मुझे 40 साल की प्रैक्टिस में ये देखने को नहीं मिलते हैं। सीधा ही मरीज क्योर होने लग जाता है, उसको रिलीफ आने लग जाता है। तो अब आगे ये लिखते हैं, I think proper follow-up a case will make you understand what homeopathic stalwart has already observed। तो जो होम्योपैथिक स्टॉलवार्ट ने पहले ही ऑब्जर्व किया है, उसमें अगर आपकी प्रॉपर केस टेकिंग होगी तो आपको भी दिखेगा। बिल्कुल 100% गलत बात है, मेरी केस टेकिंग बिल्कुल प्रॉपर है। अगर पेशेंट दवाई देते ही तुरंत ठीक होना शुरू होता है और बहुत लंबे समय तक ठीक रहता है विदाउट एनी होम्योपैथिक एग्रीवेशन, तो हमारा तरीका ठीक है। स्टालवार्ट्स का डेफिनेटली गलत है। उनके पास जो ये सब चीजें आई हैं, उनके गलत प्रिस्क्रिप्शन की वजह से आई हैं, ना कि किसी अच्छाई की वजह से आई हैं। तो ये कहते हैं कि भाई साहब कहते हैं, इन माई प्रैक्टिस आई एक्सपीरियंस द अबोव फ्रीक्वेंटली, कि जो ऊपर बातें बताई है हैरिंग लॉ और सप्रेशन, मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है।
बहुत बार नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। लॉ मीन्स 100%, 100 में से 100 बार, ना कि बहुत बार। तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी ये घुसा हुआ है कि लॉ ऐसा होता है, हेरिंग लॉ, और सप्रेशन ऐसे होता है। तो इसलिए वो आपको दिखता है, हर चीज को आप उस लॉ में घुसेड़ देते हो, उसमें फिट कर लेते हो, पर वो होता नहीं है। चीजों को समझने की जरूरत है। जिद ब्लाइंड रख लोगे, माइंड को बंद कर दोगे, तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है आपको। अच्छा, ये और आगे लिखते हैं, योर मेटाफोरिकल रूब्रिक सिलेक्शन इज वेरी गुड, कि आप जो मेटाफोरिकली रूब्रिक बनाते हो बहुत अच्छा है। बट सिलेक्शन ऑफ रेमेडी एंड इट्स प्रॉपर फॉलो अप एंड लेयर ऑफ सप्रेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्योर ए पेशेंट। अब ये आगे कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जब मेरा मेटाफोरिकल मीनिंग बनाने का तरीका बड़ा अच्छा है, तो उससे प्रॉपर मेडिसिन ही तो सेलेक्ट होगी। अगर नहीं सेलेक्ट हो रही है तो फिर अच्छा कैसे हुआ? तो आप खुद क्या बोल रहे हैं, आपको खुद को नहीं समझ आ रहा है। प्रॉपर फॉलो अप होना चाहिए। तो फॉलो अप आप क्या करते हो? यानी जो पेशेंट आपके पास पहले दिन आया, फिर दूसरी बार आया, तो उसी को फॉलो अप कहते हो। तो जिस लाइन पे आपने पहले दिन दवाई का सिलेक्शन किया होगा, जो भी पॉइंट्स आपके होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली तो आप देखोगे। अगर किसी होम्योपैथ ने फिजिकल्स लिए हैं, मान लो दस्त है, बलगम ऐसा है, वैसा है, चिपचिपा है, सफेद है, पीला है, सुबह एग्रेवेशन है, रात को एग्रेवेशन है, खुली हवा में अच्छा लगता है, बंद हवा में अच्छा लगता है, तो जब उसका फॉलो अप लेगा तो उसी पॉइंट को देखेगा कि अब वो वाले पॉइंट कैसे हैं। अगर मैं मेटाफोरिकल मीनिंग माइंड सेक्शन से ले रहा हूं, तो मैं फॉलो अप उसी लेवल पे देखूंगा, ना कि उसके जुकाम और स्टूल के कलर पे देखूंगा। तो ये फॉलो अप हर होम्योपैथ का अलग अलग होता है, इसलिए उसके ऑब्जर्वेशन भी अलग अलग होती है। समझने की जरूरत है, ना कि जिद करने की जरूरत है। तो ये आप सभी होम्योपैथ से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भी हमारी होम्योपैथिक पुस्तकें हैं, उनको एक धार्मिक ग्रंथ जो परमात्मा के द्वारा आए हैं उसकी तरह ना पढ़ें। यही सोच के पढ़ें कि स्टॉलवार्स थे, बहुत जीनियस लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने शुरुआत की थी, रास्ता दिखाया था, पर वो फाइनल नहीं है। जब आप उन्हें फाइनल मांग लोगे तो आप किसी भी ढंग से आपका एवोल्यूशन होगा नहीं, वहीं कुएं के मेंढक की तरह बन के सड़ जाओगे, जैसा कि होम्योपैथी में हो रहा है। अगर नहीं सड़े होते तो होम्योपैथ सब केवल होम्योपैथी खा रहे होते, जबकि 99% से भी ज्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर खुद भी एलोपैथिक खाते हैं और परिवार को भी खिलाते हैं। ये फैक्ट है। तो इससे आप आंख बंद करके क्यों बैठे हो? आप एक्सेप्ट करो कि नहीं आ रही होम्योपैथी। जब नहीं आ रही तो जिसको आ रही है उससे सीख लो, जो सही तरीका है उसको सीखो, जिद नहीं करो। अब श्री माता जी के द्वारा कही गई बातें, ये वैसे सहयोगियों पे लागू होती है, पर आम समाज में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। डरने की कौन सी बात है? बहुत सा हमारा झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम किसी से डरे नहीं। आपस का झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम उस आदमी से न लड़ें। आपस में ये डर लगा रहता है कि हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। यहाँ कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं, यहाँ कोई पोजीशन है नहीं। आज की कोई प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कि कोई मिनिस्टर बदलने वाला है, कि जो सब हालात में अपनी अपनी कुर्सी संभाले बैठे हैं। यहाँ तो सबकी कुर्सी जमाने का काम है। जिसको भी आसन दिया है वो आपका आसन जमाने का कार्य होने वाला है। तो भाईचारे से जब जमने वाली है तो क्यों ना भाईचारे में रहें, ये माँ का संदेश है। तो भाईचारे का संदेश श्री माता जी दे रही हैं। ऐसे और भी धार्मिक गुरुओं ने भी दिया है और आप स्वयं भी इसको मानते हैं, पर वो भाईचारा आप में विकसित नहीं हो सकता। वो केवल कुंडलिनी जागृति के बाद विकसित होता है इंसान में, क्योंकि कुंडलिनी परमात्मा की शक्ति है आपके अंदर। जब वो जागती है तो आपको पूरी तरह से बदल देती है। जो भी नेगेटिव चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, बोध, अहंकार वगैरह, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और आपके हृदय में केवल शुद्ध
प्रेम बहने लगता है सभी के लिए, तभी ये भाईचारा बनता है। तो सहयोग की जानकारी के लिए आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।